स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन बॉन्डिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि डिफ्यूजन बॉन्डिंग जैसा ऊटपटांग चीज़ का हमें ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? ज़रूरत तो इसलिए पड़ रहा है कि हमें बहुत सारा ऐसा चीज़ बनाना पड़ता है जिसमें इंटरनल ज्योमेट्री होता है। यानी कि अभी अगर आपको मैं कहता हूँ वेल्डिंग, तो आप क्या सोचते हो? 2 चीज़ जो दिख रहा है उसे आप जोड़ते हो। जैसे कि एक मेटल है, एक वो है, टी जॉइंट जैसा आपको बनाना है तो आपने वेल्ड कर दिया। या मतलब एक है, इधर है, मतलब बाहर वाला एक्सटर्नल जितना चीज़ है वो कर सकते हैं। अब कोई बोल दे कि आप एक ऐसा मेटल ब्लॉक लो, उसके अंदर कई सारे फीचर्स चाहिए, जैसे कहते हैं इंटरनल ज्योमेट्री, वो तो होगा ही नहीं ना। और आप बोलोगे ठीक है, मतलब मैं मेटल ब्लॉक लेता हूँ, उससे सीएनसी, उसका भी लिमिट है क्योंकि उसमें भी हमेशा होना चाहिए टूल बाहर से घुस सके। तो ये जहाँ पे भी इंटरनल ज्योमेट्री की बात आती है तो हम लोग फंस जाते हैं कि क्योंकि आप बोलोगे वेल्डिंग करने के लिए, तो वेल्डिंग तो सिर्फ बाहर पे काम करता है, जो चीज़ आप देख रहे हो या जिसे एक्सेस कर रहे हो। और उसके बाद भी मान लिया आप किसी तरह डिज़ाइन कर लेते हो वेल्डिंग करने का, तो वो इम्परफेक्ट जॉइंट बनाता है। यानी कि आप ऑब्वियसली कुछ गला रहे हैं, वहाँ डाल रहे हैं, तो इसका जो फ्लो होता है, मतलब कि आप एक्सरे में देखें, माइक्रोस्कोप में देखें, आपको दिख जाएगा ग्रेन स्ट्रक्चर अलग है। तो यानी कि काफ़ी मजबूत बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, लेकिन कभी भी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी जो एक रॉ मेटल में आपने अगर मान लीजिए किसी तरह से बनाया रहता है। मान लीजिए ये टी जॉइंट को मैं वेल्डिंग की जगह पे अगर एक मान लीजिए जिस टाइम ये किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है, उसी टाइम अगर मैं टी जॉइंट एक्सट्रूड करता तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी आता। तो हिसाब वही समझिए। और तो हम लोग इसको कई बार सॉल्व करने के लिए करते हैं लेयर बाय लेयर, मतलब परत दर परत। जैसे 3D प्रिंटर क्या करता है, आपका कोई भी 3D ऑब्जेक्ट लेता है, उसे स्लाइस करता है और वो लेयर बनाता है। तो आप मेटल में भी कर सकते हैं और उससे उसके इंटीरियर साइड में आप बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री डाल सकते हैं, अगर आप उसको किसी तरीके से वेल्ड कर पाए तो। और ये समझिए कि कई बार अगर आप कुछ इस तरह परत दर परत जोड़ रहे हैं तो उसके जॉइंट्स जो है उसमें बहुत लोड पड़ सकता है। जैसे कि इस तरह का माइक्रोफिन वाला सिस्टम जहाँ पे भी बनाया जा रहा है, माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर बना रहे हैं, वो बहुत हाई प्रेशर तक पे काम कर सकते हैं। यानी कि 200 बार या उससे भी ऊपर वाले प्रेशर तक पे वो काम करता है। तो वहाँ पे नॉर्मल वेल्डिंग अगर की है, उसमें थोड़ा सा भी इम्परफेक्शन रहा, ऐसा नहीं कि परफेक्ट वेल्डिंग नहीं की जा सकती, लेकिन समझिए परफेक्ट वेल्डिंग आपको कोई बोले कि ये सीम में परफेक्ट करो, ठीक है। आपको बोलेगा 50,000 सीम में परफेक्ट वेल्डिंग करो, कोई ना कोई तो गड़बड़ हो जाएगा, जहाँ गड़बड़ होगा वहाँ से बूम हो जाएगा। तो समझिए ज़रूरत हमें इसीलिए कि इंटरनल ज्योमेट्री जहाँ पे आता है, हमारा करंट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी नहीं काम कर पाता है। तो हिसाब बनाया जाता है डिफ्यूजन बॉन्डिंग का। तो हिसाब ये समझिए कि आप कोई भी वर्कपीस लीजिए और यहाँ पे आप 2 अलग मेटल को भी वेल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लिया एल्युमिनियम है और स्टील के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं, टाइटेनियम है उसको किसी और के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपका जो भी वर्कपीस है उसको गर्म कीजिए। कितना गर्म कीजिए? जनरली मतलब अगर स्टील के साथ काम करें तो 80% ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर, और ये हर मेटल के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। और बेसिकली आप इतना गर्म करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उससे ऑलमोस्ट जंप करने पर रहे। जैसे कि अगर आप बल्ब देखते होंगे फिलामेंट्स, उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, जो फिलामेंट जो है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। बहुत सारे आर्क लैंप्स होते हैं, उससे कहीं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से ही तो निकल रहे हैं। तो वही समझिए कि आपको बस इतना गर्म कर देंगे भैया कूदने पे है, बस अब कूदे सरफेस में, कोर में नहीं। कोर में ऑब्वियसली उतनी गर्मी करोगे तो वो पिघल ही जाएगा, लेकिन सरफेस जो है इतना होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मतलब समझिए रेडी है, मेरे को कूदने का मौका दो, मैं अभी कूद जाऊँगा। अब इसके ऊपर आप प्रेशर ऐड करते हैं, 2 मेटल जिसको जोड़ रहे हैं उसके बीच में आप प्रेशर ऐड करते हैं। या तो आप गैस से प्रेशर कर सकते हैं कि उसे एक चेंबर में रखिए पूरा पीएसआई बढ़ा दीजिए, या मैकेनिकली जैसे कि अगर 2 यूनिट है उसे हाइड्रोलिकली आप प्रेस करते हो। और उसके बाद ये होता है कि जहाँ पे आप वो प्रेस करते हो इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर देता है, और जैसे ही जंप करने लगता है तो ग्रेन्स रीग्रो हो जाते हैं। यानी कि अब अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे भी देखेंगे आपको नहीं दिखेगा कि जॉइंट था कहाँ पे, क्योंकि ये लिटरली मेटल रीग्रो कर चुका है। ये समझिए एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मेटल ग्रेन स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने सीएनसी मशीन से एचिंग किया है। तो ऐसा क्यों हो जा रहा है? बात वही है कि इस जगह पे, इस रीजन पे आपने गर्मी किया था, गर्मी से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कूदने पे आ गया, हमको भागना है, आपने उस पर प्रेशर डाल दिया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो था हीट और प्रेशर का, यहाँ पे मेटल रीग्रो किया। जैसे हम लोग कहते हैं टेम्परिंग करना किसी मेटल का, तो वहाँ पे जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रीग्रो कर रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो बॉर्डर पे आके रुक जाए। जनरली क्या होगा, आप कोई भी चीज़ वेल्ड करते हो वहाँ पे बॉर्डर दिख जाता है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो है, जो आप ये क्रिस्टलाइन ग्रोथ देख रहे हैं, ये लिटरली जंप कर रहा है। देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया जंप मार जाता है, मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पे। आप एक्सरे लगाइए, माइक्रोस्कोप लगाइए, वहाँ कुछ है ही नहीं, वो एक मेटल बन गया। और मुझे ये मैंने जो आपको बताया था कि CO2 सुपर क्रिटिकल टर्बाइन में जाके देखने वाला, इसका एक ब्लॉक हाथ में रख देखने को दिया था। आप उसको गिराइएगा, आवाज़ भी वैसा ही करेगा जैसे कि अगर एक यूनिट है। पकड़िएगा, डेंसिटी देखिएगा, हर एक चीज़ लगेगा कि ये एक मेटल है जिसके अंदर आपने मशीनिंग कर दिया किसी तरह से।
तो वही समझिए। और ये 100% यूनिफॉर्म देता है, यानी कि मतलब दी बेस्ट। आपका जितने माइक्रो चैनल्स है हर एक इसी तरह का वेल्डिंग रहेगा, यानी कि कहीं पे ऐसा नहीं कि अच्छा यहाँ पे बढ़िया से हो गया, दूसरा आप बगल वाले में देखेंगे अरे नहीं भैया यहाँ तो वेल्डिंग ही नहीं हुआ, वैसा नहीं, हर एक हो जाता है और आपको कुछ भी इंसर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो ये समझ सकते हैं आप, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है, इसीलिए इसे डिफ्यूजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इसे अचीव कैसे करते हैं? अचीव करने का दो जनरली मेन तरीका होता है। पहला होता है या तो इसे वैक्यूम में किया जाए या तो इनर्ट गैस में किया जाए। जनरली इनर्ट गैस में किया जाएगा अगर बहुत रिएक्टिव नहीं है, वैक्यूम में किया जाएगा अगर कोई रिएक्टिव चीज़ के साथ काम कर रहे हैं। दोनों का अपना फ़ायदा और नुकसान है। और उसके बाद समझिए सरफेस जो है, जो सरफेस आप जोड़ना चाह रहे हैं वो फ्लैट होना चाहिए। जितना फ्लैट होगा उतना बढ़िया। अब रहा बात की फ्लैट आप कोई भी चीज़ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन पता होता है टका बहुत लगता है, तो बैलेंस रखा जाता है कि इतना फ्लैट कर दो, इतना पॉलिश कर दो, इतना ग्राइंड कर दो, उसके बाद ठीक है भाई, थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स बैलेंस करना रहता है। लेकिन जितना आप ये फ्लैट बना सकते हो उतना अच्छा है। और उसके बाद हाइड्रोलिकली आप उसे प्रेस करें अगर वैक्यूम में काम कर रहे हैं, या तो हाई प्रेशर ऑटोक्लेव, यानी इस तरह के जिसमें आप लोग कार्बन फाइबर देखते हैं बनाया जाता है, उसी तरह के ऑटोक्लेव्स आते हैं, उसमें आप जाके प्रेशर डालिए गैस के माध्यम से। जनरली आर्गन का इस्तेमाल किया जाएगा प्रेशर डालने के लिए। और यहाँ पे ये समझिए कि ये आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो बोला ना आपको, कोई भी मेटल को आप एकदम परफेक्ट पॉलिश कीजिए, बहुत करोड़ लग जाएंगे, करोड़ों लग जाएंगे परफेक्ट पॉलिश करने के लिए। इसीलिए टेलीस्कोप के मिरर को जो परफेक्ट पॉलिश किया जाता है कई कई साल लगता है। तो ऑब्वियसली मेटल में आप उतना नहीं करोगे, तो मेटल को बस इतना करते हैं। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे उबड़ खाबड़ दिखता है, तो वो लिटरली फोर्स करता है अपने एक दूसरे को, और गर्म है तो लिटरली एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने लगता है। और ये तो दो डिसिमिलर मेटल का दिखा रहे हैं, फिर भी देखेंगे मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि एक का ये ग्रेन जो है दूसरे के अंदर रीग्रो कर चुका है। तो ये बहुत बढ़िया से काम करता है। लेकिन ये समझिए कि ये बहुत टाइम लेता है। मैं वेल्डिंग जैसे जनरली कोई बोलता है बहुत फास्ट प्रोसेस है, लेज़र वेल्डिंग सट, आर्क वेल्डिंग सट, मिग वेल्डिंग सट, ये हाँ भाई हो रहा है। मतलब इसमें ऑटोक्लेव में आप डाल देते हैं तो भी कई घंटे लगेंगे, यानी कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आराम से लग सकता है। जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, उसमें जो डिस्क ब्रेक लगाया जाता है, उस डिस्क ब्रेक के अंदर आपको माइक्रो चैनल होना चाहिए हवा को ले जाने के लिए, नहीं तो वो कूल नहीं रहेगा। जैसे ही ब्रेक मारेगा ब्रेक पिघल जाएगा। तो कूल करने के लिए उसमें माइक्रो चैनल चाहिए। अब मशीनिंग तो आप कर नहीं सकते, तो वही किया जाता है, परत दर परत डाल के यही सिस्टम करता है कि परत डाले उसे वैक्यूम, अब डिपेंड करता है, कुछ मैन्युफैक्चर वैक्यूम में करते होंगे, कुछ मैन्युफैक्चर उसे ऑटोक्लेव में करते होंगे। और ये जो आपको देता है उसमें एक जगह पे भी स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं होता कि जैसे आप बोलते हैं चीज़ कहाँ से टूटता है, जहाँ आपका वेल्डिंग कमज़ोर है। तो ऐसे ही ऑटोक्लेव मिल जाएंगे आपको जो ये काम करते हैं। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसका इस्तेमाल ये समझिए, ये ऑलमोस्ट वैसे ही समझिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेटल 3D प्रिंटिंग क्या होगा, लेयर बाय लेयर, ये वही है बस जो हम लोग 1970 से करते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको CO2 टर्बाइन के वो उसमें था प्रिंटेड सर्किट डिफ्यूजन बॉन्डेड हीट एक्सचेंजर। तो बोले इसका फ़ायदा क्या, इतना तिगड़म बनाने का बात है कि ये हाई प्रेशर और हीट पे काम करता है। यानी कि आप मेटल लीजिए, उसको एच कर दीजिए, जो भी पैटर्न चाहिए, जैसे हम लोग PCB बनाते हैं, बस स्टील पे भी आप वही कर सकते हैं, एल्युमिनियम पे भी वही कर सकते हैं, कॉपर पे भी वही कर सकते हैं, टाइटेनियम पे भी वही कर सकते हैं। आप लीजिए मटेरियल, उसमें एच कर दीजिए। एच करने के बाद परत दर परत आपका जो एचिंग पैटर्न है उससे बनेगी, इंटरनल ज्योमेट्री आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप आराम से उसको वेल्ड कर सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा होता है कि बहुत हाई डेंसिटी हीट एक्सचेंजर देता है। यानी कि जो हीट एक्सचेंजर समझ लिया आपके हाथ में पकड़ सकते हैं, वो 10 किलोवाट का हीट इधर से उधर कर सकता है। इतना ज़्यादा इसमें सरफेस एरिया होता है। इतनी सुन चीज़ है, लेकिन अंदर में सरफेस एरिया जो कि माइक्रो एचिंग की गई थी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत 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 ही ज़्यादा होता है। ये जो मैं वहाँ CO2 टर्बाइन में देखा था, इसमें यही होता है कि एक चैनल आपने बनाया, पूरा एच किया कि भैया वो सीधे पैरेलल फ्लो के लिए है, दूसरा जो कूलिंग फ्लो के लिए है वो दूसरे में। दोनों का हीट एक दूसरे से बहुत अच्छे से एक्सचेंज हुआ, क्योंकि बहुत कम दूरी है दोनों के बीच में। मटेरियल जो है जो उसे रोक रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मिक्स होना नहीं देना चाहोगे, बहुत कम भी नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो क्रैक कर देगा। तो जितना मिनिमम होता है उतना करते हैं। और इतने सारे इतने छोटी जगह पर रहता है कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मिलता है। मतलब A to B, मतलब फ्लूइड A का गर्मी फ्लूइड B में जाने में बहुत आसानी होती है। बहुत छोटा छोटा बना चाहिए। बोले इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस में भी यूज़ होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में वजन के साथ आपको ये भी देखना कितना बड़ा साइज खा रहा है। अगर कोई चीज़ मिलता है जो थोड़ा वजनी भले है, लेकिन बहुत बड़ा काम बहुत छोटे जगह में कर देता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री उसे ही चुनेगी। जैसे मान लीजिए उनको बहुत जगह चाहिए ऑयल कूलर्स चाहिए, क्योंकि उनके बेरिंग्स में कंटिन्यूसली ऑयल डालना पड़ता रहता है। तो उसके लिए ऐसा हीट एक्सचेंजर खोजेंगे जो भैया छोटा, भारी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा हो, काफ़ी छोटा हो। तो वहाँ पे इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रोजन सर्किटरी में भी ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पूरा इसी पे चल रहा है। तो इसमें इसका इस्तेमाल बहुत सारा है। और इसका अगर कभी बार
चिलर्स में, इंडस्ट्रियल चिलर होता है जैसे बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए इंडस्ट्री चिलर, उसमें इस्तेमाल करते हैं। फ़ायदा ये होता है कि रेफ्रिजरेंट, जो कि इसकी वॉल्यूम इतना कम होता है कि कम रेफ्रिजरेंट में ये काम करने लगता है। तो यानी कि एक्चुअली आपकी बिजली इफिशियंसी बढ़ जाती है, कम बिजली में ज़्यादा ठंडा करने लगता है। जबकि समझिए मैथमेटिक्स सेम है, बस चूंकि आपने इफिशियंसी बढ़ा दी, साइज़ को छोटा करके डेंसिटी बढ़ा के आपको फ़ायदा मिलने लगता है। तो इसका बहुत यूज़ होता है, हर एक फील्ड में होता है। जैसे बोला है डिस्क ब्रेक बनाने में एयरक्राफ्ट का या F1 का, ये सब में। और आपका मतलब हीट एक्सचेंजर मेन, मैंने तो उसी से सीखा इसके बारे में, लेकिन इसका बहुत सारा और भी यूजेस है। और अब तो मतलब जैसे कि जो CPU आने वाले हैं कल के टाइम में सर्वर की इंडस्ट्री में, जो 300-400 वाट्स के आसपास का पावर रखेंगे, उसके लिए भी इसी तरह का माइक्रो चैनल हीट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल मशीनिंग तरीका से आप पहुंच ही नहीं पाओगे उतना मतलब फ्लूइड फ्लो और उतना कॉम्पैक्टनेस पे कि वो उसे ठंडा रख सके। तो ये सब यही बोल रहा है प्रिंटेड एक्सचेंज, और ये सब बहुत हाई प्रेशर तक पे काम कर सकता है। क्यों बोल रहे हैं, कहीं पे भी फ्लॉ नहीं है, तो ये बहुत हाई PSI बर्दाश्त कर सकता है। 200 बार, 300 बार, 400 बार तक आप जा सकते हैं। तो मतलब इनकमिंग स्ट्रीम और आउटगोइंग स्ट्रीम में बहुत बड़ा प्रेशर डिफरेंस हो तो भी ये संभाल लेगा। बहुत बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस हो, ऑब्वियसली अगर आप एल्यूमिनियम के साथ कर रहे हो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाने नहीं दीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम ही प्लास्टिक हो जाता है 300 to 500 के आसपास में। तो ऑब्वियसली आप टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए चाहिए बहुत हाई टेम्परेचर, टंगस्टन से इसे बना दीजिए, आप क्या बोलते हैं टाइटेनियम से बना दीजिए। बहुत इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल है इस टेक्नोलॉजी का। तो इसका समझिए भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये समझिए कि पूरी दुनिया जो है हीट एक्सचेंजर पे चलती है। हर एक चीज़ जो आप देखते हैं हीट एक्सचेंजर पे। आपका AC है क्या, हीट एक्सचेंजर, उसमें 2 हीट एक्सचेंजर है। एक जो आपका अंदर का गर्मी खींचता है, दूसरा जो बाहर गर्मी डंप करता है। 2 हीट एक्सचेंजर तो आपके घर में हो गया। फ्रिज में क्या है, हीट एक्सचेंजर है। हर जगह हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है। इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री घूम फिर के हीट एक्सचेंजर पे ही चलती है। अगर उसमें आप बोलते हो कि हम थोड़ा सा ही बिजली आपका बचा देंगे, थोड़ा सा, मान लीजिए 2%, 5%, वो बहुत बड़ा पैसे का अंतर आता है, बहुत ज़्यादा बड़ा पैसे का अंतर आ जाएगा। क्योंकि कहाँ पे मेगावाट आवर एनर्जी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा भी बचाते हैं, कई कई हज़ार का पर घंटे उसमें पैसा बचने लगता है। तो लोग इसीलिए इस पर बहुत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खर्च करते हैं ताकि पैसा बचे। और ये समझिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस को और इफिशिएंट बनाने का एक ही तरीका होता है, उसे हाई प्रेशर कर दो और हाई टेम्परेचर कर दो। अब रहा बात की, मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप एल्युमिनियम में काम कर रहे हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम एक्सट्रूड करके आप कुछ भी बना लेते हो, एकदम माइक्रो चैनल का AC का आजकल में आपको मिलने लगेगा, माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर मिलने लगेंगे। लेकिन बात है कि वो लो प्रेशर के लिए है, लो टेम्परेचर। चलिए प्रेशर आप बढ़ा भी दो, टेम्परेचर आप जहाँ बढ़ाए, एल्युमिनियम खुद ही बोलेगा भाई हम इलास्टिक हो जाते हैं अगर आप 400-500 डिग्री सेल्सियस छूने लगते हैं। तो वहाँ पर आपको चाहिए स्टील, जो थोड़ा हम संभाल लेंगे। या आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं और कोई ऐसा गैस स्ट्रीम है या कोई फ्लूइड स्ट्रीम है जो थोड़ा करोसिव इफेक्ट रखता है, तो टाइटेनियम बोलेगा भाई ये हमारा दुनिया है, यहाँ हम संभालते हैं। तो ये सब जगह पे आपका जो डिफ्यूजन बॉन्डिंग का मेन फ़ायदा आता है कि आप कोई भी मेटल को किसी तरह जोड़ सकते। आप तो ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मान लीजिए कंडक्ट किसी चीज़ को कूल करना है और जिस चीज़ से कूल करना है उसको आप कॉपर से बनाओ, लेकिन कॉपर बहुत महंगा पड़ता है, तो आप स्टील से मेन बैक स्ट्रक्चर स्टील से बना दो, मेन स्ट्रक्चर कॉपर से बना दो, क्योंकि पता है डिसिमिलर मेटल को भी ये बॉन्ड कर सकता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और वही वजह माइक्रो चैनल से इतना बड़ा असर क्यों आता है, इतनी छोटा क्यों जाता है, यही है मैथमेटिक्स। ये सीधा मैथमेटिक्स जो स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एक बड़ा स्क्वायर के अंदर छोटे स्क्वायर्स बनाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब वही छोटे स्क्वायर को बहुत ज़्यादा छोटे कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है। कितना बढ़ता है, ये मिलीमीटर का एग्जांपल दिया जा रहा है कि अगर आप 4 मिलीमीटर पर ये मतलब 4 सॉकेट्स बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, आपको 80 स्क्वायर मिलीमीटर का एरिया मिलता है। वहीं पे अगर आप 0.25 मतलब माइक्रो चैनल्स बना देते हैं और इतना सारा फिट कर देते हैं, समझिए आउटर डायमीटर एक्जैक्टली सेम है, बाहर से जो आपको दिखा है एक्जैक्टली सेम है, लेकिन अंदर इसका सरफेस एरिया है 80 स्क्वायर मिलीमीटर, हाँ, और उसका है 484। अंतर देखिए, क्योंकि आउटसाइड साइज सेम है, आउटसाइड एकदम साइज सेम है, लेकिन उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है कि बहुत बड़ा अंतर है। मतलब कि कहने को इतना छोटा, और ये सब आजकल गाड़ी में भी इस्तेमाल होने लगा है। इलेक्ट्रिक कार में भी बात हो रहा है कि आप लोग चाहोगे वजन एकदम कम रहे, कैसे कम करोगे, सारी चीज़ें छोटा कर दो, हीट एक्सचेंजर जितने लग रहे हैं गाड़ी में सबको ही छोटा कर दो। तो ये समझिए कि आप इंडस्ट्रियल जैसे ये सब हीट एक्सचेंजर पूरी दुनिया बोल रहा है, आपको LG हो, ये LNG का इक्विपमेंट हो जाए, जितने भी फैक्ट्रीज में जाइए, आधा से ज़्यादा टाइम आपको बस यही देखने को मिलेगा। ये सब को अगर आप थोड़ा सा भी ऑप्टिमाइज़ करते हो कि ये डिफ्यूजन बॉन्डिंग से और अच्छे डिज़ाइंस बनाने लगे और इफिशिएंट प्रोसेस करने लगे, बहुत फ़ायदा होगा। ये तो छोटे 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 सब आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये सब छोटा है, इसमें कितना पावर होगा, 10 किलोवाट, 50 किलोवाट, 500 किलोवाट। यही बोल रहा है, सरफेस एरिया का मैथमेटिक्स ये देख के हजम नहीं होता कि वो इतना छोटा उतना पावर हैंडल कर सकता है। उससे भी ज़्यादा आते हैं कुछ तो, लेकिन हाँ मतलब आपका प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए। ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा बम आपका पंप बम होना चाहिए, नहीं तो नहीं काम होगा। लेकिन वही देखिए, इस टेक्नोलॉजी का ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रहा है। और ये समझिए, सीधे दिमाग से आप ऐसा समझिए कि आप लेयर बाय लेयर 3D प्रिंट कर रहे हो मेटल में और परफेक्ट बॉन्डिंग आ रही है, परफेक्ट। ये इसमें वो
3D प्रिंटर वाला वीकनेस नहीं कि वो जहाँ पे लेयर लाइन है वहाँ से क्रैक कर सकते हैं ना, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम परफेक्ट बनता है। और ये हम लोग काफ़ी साल से यूज़ कर रहे हैं। पहले बस न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ होता था, अब देखते देखते हर कोई समझ, अरे इससे ये भी कर सकते हैं, अरे इससे ये भी कर सकते हैं, अरे इससे तो CPU कूलर भी बना सकते हैं, अरे इससे मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग में कई बार ठंडा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत गर्म है और आप चाहोगे उसको एकदम तुरंत ठंडा कर देंगे, लेकिन इतना बड़ा मेटल से आप हीट कैसे कंडक्ट करोगे। तो उसका समझिए कि रफ मॉडल बना के लेयर बाय लेयर करके उसे डिफ्यूजन बॉन्ड करते हैं, फिर उसको CNC मशीन में डाल के फाइनल शेप बनाया जाता है। और उसमें ये होता है कि माइक्रो चैनल पानी का, जहाँ पे जो मेन सरफेस जहाँ प्लास्टिक आएगा उससे सिर्फ 1-2 मिलीमीटर अंदर रहता है, तो बहुत कम पानी में बहुत आराम से प्लास्टिक को ठंडा कर दिया जाता है। इससे आपका जो मोल्ड है वो बहुत लंबा चलता है, और जो प्लास्टिक की आउटपुट होती है वो भी अच्छी क्वालिटी की आती है, क्योंकि अगर आप ठंडा चीज़ करते हो तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अच्छी बनती है। तो इससे इसका बहुत स्कोप है, और सब लोग टूट पड़े क्योंकि एक एक करके आप सबको समझ आ रहा है 3D प्रिंटर के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, तो सस्ते में हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो इसमें हीट एक्सचेंजर की दुनिया में ये तहलका मचा दिया। देखते देखते पहले होता था कि सिर्फ ऑयल एंड गैस जो भी ऑफशोर होता था, फिर देखते देखते अब हो गया कि जब वहाँ फ़ायदा हो रहा है तो हमारे यहाँ पे भी फ़ायदा होगा। अब तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हो जाए, गाड़ी में हो जाए, हर जगह देखते थे। और CO2 टर्मिनल बिना तो इसके चलेगा नहीं, सुपर क्रिटिकल CO2 बिना इस टेक्नोलॉजी के चलेगा नहीं। तो ये समझिए बैकग्राउंड वैसी टेक्नोलॉजी है जो हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इंसानियत इस तरह का टेक्नोलॉजी अचीव कर चुका है, कर चुके हैं भाई, 1970 से कर चुके हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डिफ्यूजन बॉन्डिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।